टेबल एप्लीकेशन पे बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। एंड आप सभी का साइंस स्पेशल के इस न्यू बैच में बहुत बहुत स्वागत है। और जिन बच्चों ने एडमिशन ले लिया है उनका मोस्ट वेलकम, और जिन्होंने नहीं लिया है उसका तो दो गुना मोस्ट वेलकम। यानी कि जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया है वो साइंस स्पेशल का ये जो बैच है ये आपको कैरियरबल एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और बैच में इस साइंस स्पेशल के बारे में कुछ मैं स्टार्टिंग में आपके 5 मिनट लूंगी, उसके बाद अपनी यहाँ से अपनी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। बढ़िया तरीके से अपन पढ़ाई करेंगे। ये जो साइंस स्पेशल का बैच है ये आपको कैरियरबल की एप्लीकेशन पे मिलेगा। इसमें बायोलॉजी और केमिस्ट्री वाला पार्ट जो है वो मैं पढ़ाऊंगी, इन फिजिक्स वाला पार्ट एज यू नो कि अंकुर सर पढ़ाने वाले हैं यहाँ पे। और ये जो साइंस स्पेशल का बैच है इस बैच में हम थ्योरी के साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी यहाँ पर हम हर एक चैप्टर, जैसे कोई भी चैप्टर आपको पढ़ाया उसके फिर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करोगे चैप्टर वाइज भी, और फुल आपको जो भी सब्जेक्ट है उनके भी आपको क्वेश्चंस आपको टेस्ट सीरीज की एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। और साथ में आपको इस बैच में हम डाउट क्लास वगैरह सब कुछ जो भी आप जितना भी आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन है ये साइंस स्पेशल का बैच। यानी कि साइंस में जो भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है, जिस भी टाइप की प्रॉब्लम आ सकती है वो सारे यहाँ पर हम आपको डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। जब बात करेंगे कि मैम कैसे कैसे क्लासेस चलेंगी, क्योंकि मुझे पता है, हाँ भाई सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। बहुत बढ़िया तरीके से राकेश आ चुके हैं, पंकज आ चुके हैं, उर्मिला आ चुकी है, राहुल कुमार आ चुके हैं। तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट मुझे स्क्रीन पे दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं उनको भी मेरी तरफ से गुड इवनिंग एंड वेलकम टू कैरियरबल एप्लीकेशन। और हाँ, मैं बात बता दूं इसमें कि मेरी जो क्लासेस है वो इवनिंग में चलने वाली है। बाकी आपका एक सब्जेक्ट है वो आपका मॉर्निंग में हो जाएगा, वो आपका फिजिक्स या जो भी आपको केमिस्ट्री भी मेरे को पढ़ाना होगा। तो हाँ, बायोलॉजी और केमिस्ट्री राहुल जी बिल्कुल मैं दोनों सब्जेक्ट में ही पढ़ाने वाली हूँ यहाँ पर। आपको ये सारी तो मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में भी डाल रखा होगा, वहां पर देख लीजिएगा। बायोलॉजी भी पढ़ रहे हैं हम, नेक्स्ट वीक से अपनी केमिस्ट्री की क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी और फिजिक्स भी आपका चलेगा ही। अब बात करते हैं कि मैम ये जो बैच है वो कौन कौन से एग्जाम के लिए जरूरी है। यानी कि बहुत सारे बच्चों के यही डाउट आ रहे। आप सभी लोग सबसे पहले मुझे कमेंट करके ये बताइए कि आप किस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, है ना। जब मुझे पता लग जाएगा ना कि किस टाइप के बच्चे हैं तो थोड़ा सा मुझे भी ये पता लग जाएगा किस बैच का किस तरीके का लेवल रखना है, किस तरीके के क्वेश्चंस मेरे को क्लास में ज्यादा डिस्कस करने हैं। जैसे अगर इसमें स्टेट पीसेस के बच्चे ज्यादा आए तो स्टेट पीसेस टाइप के क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगी आपसे क्लास में, है ना। तो एक बार आप सभी लोग कमेंट करके मुझे ये बता दीजिएगा प्लीज कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि किस एग्जाम को टारगेट करते हुए आपने ये साइंस स्पेशल का बैच ज्वाइन किया है। यहाँ पे मैं कमेंट देख पा रही हूँ एसएससी, उसके बाद है मैम एनडीए के एग्जाम के लिए, वेरी गुड। उसके बाद है मैम बीपीएससी, हाँ जी बिल्कुल बीपीएससी के लिए बिल्कुल हो जाएगा। मुझे मालूम है कि बहुत सारे बच्चे ने यहाँ पे बीपीएससी की साइंस पढ़ने के लिए बैच लिया होगा। बच्चों आप ना चाहे कोई पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे एमपी पुलिस की, यूपी पुलिस की या दिल्ली पुलिस की, या आप इसके साथ अगर आप पटवारी वगैरह एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप टीचिंग के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, साथ में अगर आप कोई स्टेट पीसीएस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें जितना भी सारा साइंस का जो पार्ट आता है वो सारा हम इस बैच में कवर करने वाले हैं। तो बिल्कुल आप विश्वास रखिएगा कि बहुत ही जीरो लेवल से हीरो तक एकदम, कि जो एकदम बेसिक से जो साइंस होती है और जो एकदम एनडीए सीडीएस स्टेट पीसीएस के एग्जाम में जो साइंस आती है ना वो पूरा अपन यहाँ पे कवर करने वाले हैं। आइए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। आज की क्लास जो है वो बायोलॉजी की क्लास है। देखो बच्चों, जब भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप सबसे पहले सिलेबस तो देखते होंगे ना कि क्या क्या सिलेबस है। और सिलेबस जब आप देखते हैं तो उसमें जीएस वाले पार्ट में आपको क्या मिलता होगा, जनरल साइंस मिलती होगी, है ना। जो जनरल स्टडी का पार्ट है उसमें लिखा हुआ होता है साइंस, यानी कि आपको यहाँ पे साइंस पढ़नी है। जब साइंस में बात करते हैं तो साइंस में 3 मेजर सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं। नंबर 1 पे बायोलॉजी, जिसको हम हिंदी में जीव विज्ञान कहते हैं। नंबर 2 पे फिजिक्स, जिसको हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। और नंबर 3 पे केमिस्ट्री, जिसको हम रसायन विज्ञान कहते हैं। तो जनरल साइंस जिस भी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो उसमें आपको ये 3 मेजरली पढ़ना पड़ता है। हाँ, कुछ एग्जामिनेशन ऐसे हैं जिसमें ईवीएस इकोलॉजी से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं, वो मैं बता दूंगी आपको कि किस टाइप से आपको कैसे क्या पढ़ना है। वो सारी बातें मैं आपसे डिस्कस कर लूंगी क्लास के बाद में, ठीक है बच्चों। अब इस जनरल साइंस की जो ब्रांच है बायोलॉजी, हम इसको पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। बायोलॉजी जिसको हम हिंदी में जीव विज्ञान कहते हैं। सबसे पहले आज और नेक्स्ट क्लास में मैं आपका कोई भी चैप्टर स्टार्ट नहीं करने वाली हूं। अब आप कहोगे मैम बिना चैप्टर स्टार्ट किए आप 2 घंटे क्या करोगे 2 क्लास में। बच्चों सबसे पहले मैं हर क्लास में 2 घंटे मैं आपको यही बताती हूं कि बायोलॉजी होता क्या है,
यानी कि कहां से ये टर्म आया, इसका मीनिंग क्या है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैम साइंस हमें टफ लगता है। मैं पूछती हूँ क्यों लगता है, कह रहे बायोलॉजी तो इसलिए टफ लगता है, बायोलॉजी में टर्म्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो मैम हम सुनते नहीं है और जो हमें बहुत ही डिफिकल्ट लगते हैं। तो ऐसे ही कुछ टर्म्स, टर्मिनोलॉजी और कुछ इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हम 2 क्लास में पढ़ने वाले हैं, है ना। थोड़ी सी हम इस बायोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ये क्या सिलेबस है, क्या मैं आपको पढ़ाने वाली हूं, ये 2 क्लास में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो बोर्ड पे आपका नाम लिखा हुआ है क्या, बायोलॉजी, जिसको हम हिंदी में जीव विज्ञान कहते हैं, ये टर्म कहां से आया, इसका मीनिंग क्या है। बच्चों जो बायोलॉजी टर्म की बात करते हैं तो बायोलॉजी जो है वो ग्रीक भाषा के 2 शब्द से बना हुआ है, बायोस प्लस लोगोस, बायोस प्लस लोगोस। और बायोस का मीनिंग होता है यहां पर लिविंग या लाइफ, बायोस का मीनिंग होता है लिविंग या लाइफ। लिविंग को हम हिंदी में क्या कहते हैं, सजीव, लाइफ यानी कि जीवन। और लोगोस का मतलब होता है यहां पर ओलॉजी यानी कि टू स्टडी, यानी कि बायोलॉजी जनरल साइंस या साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम लिविंग्स के बारे में पढ़ते हैं या हम लाइफ के बारे में पढ़ते हैं, जीवन के बारे में पढ़ते हैं। हम ये कह सकते हैं कि बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द लाइफ ऑफ लिविंग्स। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लिविंग्स के बारे में स्टडी करते हैं, सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, व्हाट इज लिविंग। यही तो पढ़ना है हमें आज की क्लास में और नेक्स्ट क्लास में कि लिविंग होता क्या है। जैसे अगर मैं इस रूम की बात करूं, मेरे स्टूडियो की बात करूं, मेरे स्टूडियो में मेरे सामने कैमरा है, इधर एसी लगा है, मेरे हाथ में मार्कर है, पीछे बोर्ड है और मैं हूं। एक यहां पर प्लांट रखा हुआ है, नेचुरल प्लांट रखा हुआ है, मैं आर्टिफिशियल की बात नहीं कर रही हूं। तो इस रूम में कितने यहां पर लिविंग है, एक मैं हूं और एक प्लांट है। बाकी एसी हो गया, मार्कर हो गया, रिमोट हो गया, टीवी हो गया, कैमरा हो गया, ये सारे क्या हैं, ये सारे नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ये सब निर्जीव वस्तुएं हैं। यानी कि मैम आप सबसे पहले मुझे ये बताओ कि लिविंग क्या होता है। मैं बिल्कुल एक लाइन में और बेसिक भाषा में आपको समझा रही हूं। ऐसा साइंस कहती है कि लिविंग वही है जिसका बॉडी सेल से बना हुआ है, यानी कि कोशिका से बना हुआ है। इस पूरे यूनिवर्स में ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर जो सेल से बना हुआ है यानी कोशिका से बना हुआ है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम लिविंग कहते हैं। और इन्हीं लिविंग्स के बारे में पढ़ना, इन्हीं लिविंग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ना, इन्हीं सजीवों के लक्षणों के बारे में पढ़ना ही क्या है, के बारे में पढ़ना ही बायोलॉजी है, जीव विज्ञान है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, इस रूम में एक मैं लिविंग हूं और दूसरा यहां पे जो प्लांट रखा हुआ है, नेचुरल प्लांट रखा हुआ है, वो लिविंग है। आपके चारों तरफ आप जहां पर भी हैं, एक बार आप दिमाग घुमा के सोचिए कि आपके घर में अगर गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, कुत्ता, बिल्ली है ना, ये सब है, ये आपके घर में ग्रीन प्लांट्स लगे हुए हैं, हरे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, और आप, ये सब क्या हैं, ये सब लिविंग्स हैं। क्योंकि ये सब किससे बने हुए हैं, ये सब सेल से बने हुए हैं, यानी कि कोशिका से बने हुए हैं। अब मैम नॉन लिविंग किससे बनते हैं, तो आप पढ़ोगे केमिस्ट्री या फिजिक्स में कि इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में ऐसी चीजें, ऐसी वस्तुएं जो किससे बनी हुई हैं, जो एटम से बनी हुई हैं, जो परमाणु से बनी हुई हैं, उनको हम नॉन लिविंग्स कहते हैं, उनको हम निर्जीव वस्तुएं कहते हैं। तो ये एटम हम यहां पे नहीं पढ़ने वाले हैं। यहां पे हम सिर्फ किसके बारे में बात करेंगे कि मैम बायोलॉजी साइंस का वो ब्रांच है जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ ऐसे स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ना है, ऐसी संरचनाओं के बारे में पढ़ना है जो सेल से बनी हुई है। और जो सेल से यानी कोशिका से मिलकर बनी हुई है, उसी को हम लिविंग कहते हैं। और इन्हीं लिविंग्स के बारे में हम साइंस की जिस ब्रांच में पढ़ते हैं, उसी को हम बायोलॉजी कहते हैं, उसी को हम जीव विज्ञान कहते हैं। बच्चों पॉइंट इतना क्लियर हो गया होगा, बहुत ही बेसिक है, कुछ 5वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, कुछ नया नहीं पढ़ रहे हैं, राइट। अब आपके दिमाग में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आना चाहिए बच्चों, वो ये आना चाहिए कि मैम व्हाट इज ए लिविंग। जैसे मैंने आपसे पूछा व्हाट इज ए लिविंग, सजीव क्या है,
तो मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चे यही बोलेंगे कि मैम आपने बता तो दिया, जिसका बॉडी सेल से मिलकर बना हुआ हो उसको हम लिविंग कहते हैं, है ना, उसको हम लिविंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ नाम लिख रही हूं, प्लीज आप लोग मुझे बताएंगे कि इसमें से कौन सा नॉन लिविंग है। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा यहां पे, मैं लिविंग्स के एग्जाम्पल लिख रही हूं। पहला एग्जाम्पल है यहां पे प्लांट्स, सारे प्लांट्स का मतलब है ऑल ग्रीन प्लांट्स, सभी हरे पेड़ पौधे। दूसरा मैं लिख रही हूं एनिमल्स का मतलब होता है बच्चा जानवर। दूसरा एनिमल्स का मतलब जानवर, कुत्ता बिल्ली घोड़ा बकरी हम लोग। अरे मैम हम लोग थोड़ी ना एनिमल है, हम लोग थोड़ी ना जानवर है। बच्चों हमारा जो किंगडम है ना वो एनिमेलिया ही किंगडम है। हमारा जब क्लासिफिकेशन हुआ था तो हम लोग भी वहीं पे रखे गए थे जहां पर गाय भैंस घोड़ा बकरी सब है। हमारा जो मेजर किंगडम है दैट इज एनिमेलिया किंगडम, एनिमल किंगडम। हाँ वो बात अलग है कि आगे चलकर हम मैमल्स कहलाए, हम स्तनधारी, आगे कैटेगरी में हम कहां चले गए, मैमल्स में चले गए। तो जब जब मैं एनिमल्स आपको लिखूं बोर्ड पे तो आप ये बात समझने की कोशिश करना कि भैया यहीं पर ह्यूमंस भी इंक्लूडेड हैं, यानी कि मनुष्य प्रजाति भी यहां पर शामिल है। ठीक है बच्चों, इसके साथ नेक्स्ट मैं लिख रही हूं एग्जाम्पल में बैक्टीरिया, और हिंदी में जिनको हम बोलते हैं जीवाणु। क्या मैम बैक्टीरिया भी लिविंग होते हैं? यस, मैंने जब लिविंग्स का एग्जाम्पल लिखा है तो मैंने बिल्कुल यहां पे लिखा है कि बैक्टीरियाज भी क्या होते हैं, लिविंग्स होते हैं। अब मैं नेक्स्ट आपके सामने एग्जाम्पल लिख रही हूं एल्गी जिनको हम शैवाल कहते हैं, क्या ये भी लिविंग होते हैं? बिल्कुल लिविंग होते हैं। नेक्स्ट मैं लिख रही हूं बच्चा आपका फंगी जिसको हम हिंदी में कवक या फफूद कहते हैं, क्या ये लिविंग होते हैं? आप सब लोग मुझे बताएंगे। एंड नेक्स्ट लास्ट एग्जाम्पल मैं लिख रही हूं वायरस जिसको हम विषाणु कहते हैं, और आप सब जानते हैं वायरस नाम से तो बहुत अच्छे से वाकिफ हैं, है ना। 2019 के बाद तो गांव गांव में सब लोग जानते हैं कि भाई वायरस नाम की कोई चीज होती है। अब मुझे आप ये बताओ कि मैंने जितने सारे एग्जाम्पल लिखे हैं उसमें से कौन सा एक नॉन लिविंग है, जो लिविंग नहीं है? देखो बच्चों ध्यान से सुनिएगा, प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरियाज, एल्गीज, फंगस, ये सब क्या होते हैं? दे ऑल आर लिविंग्स। ये सब सजीव हैं, और सजीव होने के लिए क्या कैटेगरी होनी चाहिए? हम लिविंग किसको बोलते हैं? जिसका बॉडी किससे बना हुआ है? जिसका बॉडी सेल से बना हुआ है, कोशिका से बना हुआ है। इसका मतलब मैम ये सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सारे के सारे जीव हैं, ये किससे बने हुए हैं? ये सेल से बने हुए हैं। लेकिन बच्चा जब बात करते हैं वायरस की, वायरस में कोई भी सेल नहीं होती है, इसलिए हम वायरस को बोलते हैं एसेल्यूलर, एक कोशिकीय। यहीं से आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। कहने को ये बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन चल रहा है, लेकिन इस इंट्रोडक्शन से बतेरे क्वेश्चन बनेंगे। समझ में आ रही है ना चीजें? पंकज जी कह रहे हैं आप अपना नाम बताइए। पंकज जी मेरा नाम काजल है और मैं आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ाने वाली हूं इस बैच के अंदर। ओके पंकज जी, और भी इसके अलावा कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। ठीक है, अभी आप नहीं जानते होंगे, लेकिन जब आप 2-3 क्लास कर लेंगे मेरे से तो आई एम श्योर आप बहुत अच्छे से जान जाएंगे मुझे। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई मेरी कि वायरस क्या होते हैं? वायरस को हम कहते हैं एसेल्यूलर, यानी कि अकोशिकीय। इसके अंदर किसी भी टाइप की सेल नहीं होती, और जिसमें सेल नहीं होती उसको हम लिविंग बोल सकते हैं क्या? नो बच्चों, उसको हम लिविंग नहीं बोल सकते। अब आपके माइंड में नेक्स्ट क्वेश्चन यही आ रहा होगा कि मैम ये बताइए, तो हम वायरस को फिर बायोलॉजी में क्यों पढ़ते हैं? आना चाहिए ना। हमने ऊपर क्या लिखा? हमने लिखा कि बायोलॉजी ऐसी ब्रांच है जिसमें हम किसके बारे में स्टडी करते हैं? लिविंग्स के बारे में स्टडी करते हैं। इसका मतलब हम बायोलॉजी में प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरियाज, एल्गीज, फंगी सब पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल पढ़ने वाले हैं हम, और हम वायरस भी पढ़ते हैं बायोलॉजी में। क्यों पढ़ते हैं फिर वायरस को हम यहां पे? बच्चों मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। वायरस भले ही लिविंग नहीं होते हैं, वायरस सजीव नहीं होते हैं, लेकिन वायरस ना जब कभी किसी होस्ट सेल में चले जाते हैं,
जब कभी किसी होस्ट सेल का मतलब है कोई पोषिता कोशिका, यानी कि ऐसी सेल जिसके अंदर जाकर वो अपना लालन पोषण करना शुरू कर देता है, उसको हम होस्ट सेल कहते हैं। वायरस को जैसे ही कोई होस्ट सेल मिलती है, अब ये होस्ट सेल का मीनिंग क्या है? ये बॉडी है, ये एक लिविंग बॉडी है। ये किसी प्लांट की हो सकती है, ये किसी बैक्टीरिया की हो सकती है, ये हमारी हो सकती है, ये गाय भैंस घोड़ा बकरी किसी का भी बॉडी हो सकता है, किसी का भी शरीर हो सकता है। और उसके शरीर में जाकर और उसका शरीर इस वायरस के लिए होस्ट सेल कहलाएगा। समझ गए मेरी बात? जैसे कोरोना अगर मेरे बॉडी में आ गया तो मेरा बॉडी कोरोना वायरस के लिए क्या है? एक होस्ट सेल की तरह काम कर रहा है। मेरी सेल्स होस्ट सेल की तरह काम कर रही हैं। किसके लिए? कोरोना वायरस के लिए। तो बच्चों, वायरस जब बाहर था तो वो एसेल्युलर था, यानी कि वो नॉन लिविंग था, मतलब इसमें सेल नहीं थी। और जिसमें सेल नहीं होती उसको हम क्या बोलते हैं? उसी को तो हम नॉन लिविंग कहते हैं, उसी को तो हम निर्जीव कहते हैं। लेकिन बच्चों, जैसे ही वायरस को कोई बैक्टीरिया, कोई गाय भैंस घोड़ा बकरी जानवर, हम लोगों का किसी का भी बॉडी मिल गया, किसी का भी शरीर मिल गया, और उसके अंदर जाकर वो किसकी तरह बिहेव करना शुरू कर देता है? वो लिविंग्स की तरह, वो सजीव की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। यानी कि मैम आप ये कह रही हैं कि वायरस को हम नॉन लिविंग्स और लिविंग्स दोनों की तरह बिहेव करते हुए देखते हैं। बिल्कुल हाँ बच्चों, इसीलिए हमें वायरस बायोलॉजी में पढ़ना पड़ेगा। क्यों पढ़ना पड़ेगा? क्योंकि वायरस जैसे ही किसी होस्ट सेल में जाता है तो वो वहां पर लिविंग बॉडी की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है, वो वहां पे सजीव की तरह काम करना शुरू कर देता है। यानी कि जैसे हम लोगों की बॉडी के अंदर जितनी भी रिएक्शंस होती हैं, जो भी हमारे बॉडी में वाइटल रिएक्शंस होती हैं, जो जैविक क्रियाएं होती हैं, वो सब वायरस भी करना शुरू कर देता है। इसीलिए वायरस खतरनाक माने गए हैं। ठीक है, इसका मतलब मैम आप ये पढ़ा रही हो कि हमें ये सब बायोलॉजी में पढ़ना है? हाँ जी बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ये सब क्या है? लिविंग्स। और लिविंग्स के बारे में स्टडी करना है तो क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस स्लाइड से क्या बन गया? आपसे पूछ ले कि एसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कौन है? एक अकोशिकीय जिसमें सेल नहीं होती है वो कौन है? आप बताओगे वो वायरस है। पहला क्वेश्चन, वायरस जिस सेल के अंदर जाके इन्फेक्शन करता है, जहां पे अपना घर बना लेता है, जहां पे रहता है, उस सेल को हम क्या कहते हैं? उसको पोषिता, उसको होस्ट सेल कहा जाता है। और बच्चों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा बच्चा, आप खुद सोचिए कि वायरस जब तक इस होस्ट सेल में नहीं आया था तो ये किसकी तरह काम कर रहा था? ये नॉन लिविंग की भांति काम कर रहा था। बिल्कुल मैम, ये एक निर्जीव की तरह काम कर रहा था। और जैसे ही इसको होस्ट सेल मिली, उसके बाद ये किसके जैसे काम करना शुरू कर गया? ये लिविंग की तरह, ये सजीव की भांति काम करना शुरू कर दिया। तो क्या मैं ये कह सकती हूं वायरस में नॉन लिविंग और लिविंग दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं? वायरस निर्जीव और सजीव दोनों की भांति काम कर सकता है? यस मैम, आप बोल सकते हो। इसका मतलब वायरस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग, यानी कि वायरस को योजक कड़ी माना गया है। योजक कड़ी का मतलब है दोनों को आपस में कनेक्ट करने वाली। किसको किससे? नॉन लिविंग को लिविंग से। और ये बिल्कुल कांस्टेबल लेवल के एग्जाम का क्वेश्चन बनता है बच्चा। एसएससी जीडी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि हम किसको नॉन लिविंग और लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक मान देते हैं? कनेक्टिंग लिंक मतलब कनेक्ट करने वाला दोनों को। तो आप बताओगे वायरस को मान देते हैं। अब नेक्स्ट जो आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए था वो ये आना चाहिए था, मैम वायरस में सेल तो होती नहीं है, फिर ये लिविंग की तरह काम करना कैसे शुरू कर देता है? जैसे आपने सुना होगा कि कोरोना वायरस आया, आके फेफड़ों में इन्फेक्शन किया, और फेफड़ों में आके वो अपनी बहुत सारी फोटोकॉपी तैयार कर रहा था, है ना? सुना है ना आपने कि आज इतना इन्फेक्शन कर दिया फेफड़ों में, 10 दिन बाद इतना, 1 महीने बाद तो पूरा फेफड़ा डैमेज होने वाला है ना? बिल्कुल ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज होने वाला है, अब तो ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए यार। सुना होगा आप लोगों ने बहुत सारी चीजें ना, कोविड के समय हम सब ने देखा, ये बड़ा खतरनाक समय ना।
सो बात यह आती है बच्चों कि वायरस लिविंग की तरह किसके मतलब क्यों काम करना शुरू कर देते हैं। ऐसा क्या होता है वायरस में, यानी कि आपको मैं एक लाइन में बताऊं तो कोरोना वायरस था, बिल्कुल था, उसने इतनी तबाही, यानी कि कोरोना वायरस नहीं, सारे वायरस, आपने सोचा होगा हर साल नया वायरस आता है। और अभी देखो जीका वायरस चल रहा है, कितना चल रहा है, उससे पहले नीपा वायरस चल रहा था, उससे पहले बर्ड फ्लू वाला वायरस चल रहा था। हर साल कोई ना कोई नया वायरस या कोई पुराना ही वायरस वापस से आ जाता है। अभी आप देख रहे होंगे चाइना में फिर से एक नया वायरस। बिल्कुल डरने की जरूरत है कि जिस तरीके से चाइना ने कोविड के बारे में इतना बचा के रखा था, उसके बाद अचानक से ये वेपन की तरह निकल के आया, वैसे ही एक नया वायरस अभी चाइना में बहुत घूम रहा है। मैं बात करूंगी किस टाइप का वायरस, किसकी कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, अभी बताएंगे आपको, उसके लिए एक अलग से सेशन ले लेंगे, इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो मैंने कहा वायरस में ऐसा क्या होता है कि वो लिविंग की तरह या इतना आतंक मचाते हैं वायरस, है ना। तो वायरस में क्या होता है बच्चों, जरा ध्यान से सुनिएगा, ये सारा इंट्रोडक्शन का पार्ट है, ये बेसिक है, और ये आपका जब तक क्लियर नहीं होगा मैं कोई चैप्टर नहीं स्टार्ट करने वाली हूं, क्योंकि मैं आपको चैप्टर पढ़ा रही होंगी सेल वाला, तो वहां पे आप मेरे से ये उम्मीद मत करना कि मैं आपको ये बताऊंगी कि किसमें सेल होती है किसमें नहीं होती है। इंट्रोडक्शन का मीनिंग ही यहां पे ये है 2 क्लास लेने का, कि भैया आपको ये समझ में आ जाए कि कुछ टर्म्स हैं, कुछ बेसिक होता है बायोलॉजी का जो तो हर एक बच्चे को पता होना चाहिए। अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं, आगे चैप्टर पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं आप, तो ये बेसिक में, इसीलिए मैं चाहती तो अभी मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट कर सकती थी आपका, लेकिन नहीं, मैंने आपको कहा ना, आपको एक ही बार साइंस पढ़ना है, बार बार नहीं पढ़ना है, आपको नहीं पढ़ना है, फिर आपके छोटे भाई बहन पढ़ेंगे साइंस, है ना। तो मेरा वही उद्देश्य है कि मैं इस तरीके से आपको पढ़ाऊं कि उसके बाद आपको वापस से पढ़ने की रिक्वायरमेंट ना लगे, है ना। चलिए सुनो, मैंने कहा कि वायरस किस चीज की वजह से इतना आतंक मचाते हैं। बच्चों जब भी हम एक कॉमन वायरस की बात करते हैं ना, तो वायरस 2 चीजों से बना हुआ होता है, ध्यान से सुनना। वायरस का ये ऊपर वाला, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं वायरस का कवरिंग, कोट, वायरस का कोट या कवरिंग, और ये बना हुआ होता है प्रोटीन का, है ना। आपने कोरोना वायरस की स्ट्रक्चर देखी होगी, तो आपने देखा होगा कोरोना वायरस क्राउन जैसा लगता है, उस पे ऐसे कीलें लगी हुई होती हैं, और ये कीलें प्रोटीन की बनी हुई होती हैं, ऐसा आपने सुना होगा ना, जब कोविड बहुत ज्यादा पीक पे था तब। तो ये प्रोटीन का बना हुआ होता है, और वायरस के अंदर की तरफ यहां पे क्या होता है, तो यहां पे होता है वायरस का जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल को हम हिंदी में कहते हैं आनुवांशिक पदार्थ। मैं किस क्वेश्चन का आंसर कर रही हूं आपका, मैं इस क्वेश्चन का आंसर कर रही हूं कि ये वायरस इतना आतंक क्यों मचाते हैं भैया, ऐसा क्या होता है कि ये बॉडी में आके लिविंग की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं। कुछ तो होगा ना इनमें स्पेशल। आपने कभी नहीं सुना कि कोई बैक्टीरिया इतना आतंक मचा रहा है ना, कि पूरा लॉकडाउन जैसी स्थिति आ गई ना, समझ रहे हो आप। तो वायरस के अंदर की तरफ क्या होता है, उसका जेनेटिक मटेरियल होता है, उसका आनुवांशिक पदार्थ होता है। और बच्चों ये जो आनुवांशिक पदार्थ है ना, इसी की वजह से ही वायरस इतना आतंक मचाते हैं, इसी की वजह से ही वायरस हमारे बॉडी में आके इन्फेक्शन कर देते हैं, संक्रमित कर देते हैं हमारे शरीर को। इसी की वजह से वायरस हमारी बॉडी में आकर इतना सारा प्रॉब्लम कर देते हैं। अब ये जेनेटिक मटेरियल या तो होगा उसका डीएनए या होगा उसका आरएनए। अब आपको इनकी फुल फॉर्म पे नहीं जाना है, वो हम आगे पढ़ाएंगे आपको बहुत डिटेल में। दोनों नहीं हो सकते, मैंने बोला आइदर डीएनए और आरएनए, यानी कि एक वायरस में डीएनए आरएनए दोनों नहीं हो सकते, फिर तो वो बस खत्म कहानी। किसी वायरस में डीएनए होगा, किसी में आरएनए होगा। जैसे मैं आपको कोरोना वायरस की बताऊं, कोरोना वायरस इज आरएनए वायरस, ये आरएनए वायरस था, ठीक है। और इसी डीएनए और आरएनए की ही हेल्प से ये इतना आतंक मचाते हैं, यानी कि कोरोना वायरस जैसे ही मेरे बॉडी में आया, मेरे लंग्स में जाएगा, और लंग्स में जाने के वजह जाकर क्या करेगा, इसी आरएनए की हेल्प से अपनी बहुत सारी फोटोकॉपीज तैयार कर लेगा, अपनी फोटोकॉपी मशीन लगा लेगा अंदर ही, और बहुत सारी फोटोकॉपी तैयार करके अपने जैसे बहुत सारे वायरस बना के और मेरे पूरे लंग्स को डैमेज करना शुरू कर देगा। ठीक है बच्चों,
तो आपको समझ में आ गया, कोई भी वायरस है वो दो चीजों का बना हुआ होता है, एक प्रोटीन से और दूसरा उसका जेनेटिक मटेरियल। और इसी जेनेटिक मटेरियल की हेल्प से ही वो किसी भी होस्ट सेल में जाके लिविंग्स की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। इसी की तरह, इसी के वहां जाएगा, उस सेल में खाना खाएगा, अपना घर बसा लेगा, वहां पे रिप्रोडक्शन यानी कि अपनी फोटोकॉपी तैयार करना लग जाएगा। और यही सब तो हमारे अंदर होता है, लिविंग्स का कैरेक्टर होता है, हमारे भांति ये काम करना शुरू कर गया। तो इन्हीं डीएनए और आरएनए की वजह से ही वो वायरस इतना आतंक मचाते हैं, ठीक है। और इस प्रोटीन की हेल्प से एंटर करते हैं हमारी सेल्स में, इसकी हेल्प से एंटर करते हैं हमारी सेल्स में। ओके बच्चों, समझ में आ गई मेरी बात? यहां तक मैंने क्या पढ़ाया, 5 मिनट में रिवाइज करती हूं। मैंने कहा बायोलॉजी साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम लिविंग्स के बारे में पढ़ते हैं। लिविंग्स कौन कौन होते हैं? प्लांट्स, बैक्टीरिया, उसके साथ आपको बताना है एल्गी, फंगस एंड जितने भी सारे ऑल टाइप्स ऑफ एनिमल्स। लेकिन बच्चा हम यहाँ पे वायरस भी पढ़ेंगे। वायरस क्यों पढ़ेंगे मैम? क्योंकि वायरस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग। जो विषाणु होते हैं वो निर्जीव और सजीव के बीच का योजक कड़ी माने गए हैं, यानी कि जब तक वो होस्ट सेल में नहीं रहते हैं वो नॉन लिविंग होते हैं, होस्ट सेल में जाते ही वो अपने जेनेटिक मटेरियल की हेल्प से लिविंग्स की तरह काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वायरस में किसी भी टाइप की कोई सेल नहीं होती है, और जो सेल नहीं है इसीलिए हम वायरस को एसेल्युलर कहते हैं, अकोशिकीय कहते हैं। पहला पॉइंट आप सबको समझ में आ गया बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन से। ओके, चलें हम नेक्स्ट आगे चलें। किसी को भी कोई डाउट हो तो प्लीज आप क्लास के लास्ट में, जैसे पंकज जी बहुत देर से बोल रहे हैं क्वेश्चन, पंकज जी हम आपको बताएंगे ये चीज। पंकज जी का क्वेश्चन है, वैसे आप लोग आंसर कर सकते हो। पंकज जी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मैम बैक्टीरिया दिखते तो नहीं है, फिर लिविंग क्यों है? ओ बाबा, बैक्टीरिया दिखे ना दिखे, लेकिन बैक्टीरिया होते तो है ना, बैक्टीरिया सेल से बने तो है ना, तो हमें लिविंग तो बोलना पड़ेगा। दिखते क्यों नहीं है बैक्टीरिया? बिकॉज बैक्टीरियाज आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वो इतने सूक्ष्म जीव होते हैं, उनको देखने के लिए आपके पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होना चाहिए। बैक्टीरिया दिखते हैं, मैम ने बहुत बार देखे हैं, है ना, लेकिन देखने के लिए आपके पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होना चाहिए। इस कमरे में हजारों बैक्टीरिया हो सकते हैं, लेकिन अभी मुझे नहीं दिख रहे, नग्न आंखों से बैक्टीरिया नहीं दिखते हैं, बिकॉज वो बहुत स्मॉलर साइज के होते हैं। ठीक है पंकज जी, सब पढ़ाएंगे हम आपको आगे। चलिए, तो मैंने कहा लिविंग वही है, पहला कैरेक्टर लिख दूं लिविंग्स का। लिविंग्स यानी कि लिविंग बॉडी किससे बना हुआ होना चाहिए? सेल से। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि लिविंग वही है जिसका जो बॉडी है वो सेल ऑर्गेनाइजेशन लेवल से होना चाहिए, यानी कि कोशिकीय संगठन होना चाहिए उसमें सेल और सेल से बने हुए सारे प्रोडक्ट्स होने चाहिए। ऐसा एनसीईआरटी कहती है कि लिविंग वही है। हम क्या पढ़ रहे हैं? लिविंग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, सजीवों के लक्षण क्या हैं। ये मार्कर नॉन लिविंग है, मैं लिविंग हूं, तो मेरे और इस मार्कर के बीच में जो डिफरेंस है ना, वही लिविंग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मैं इस मार्कर से कैसे डिफरेंट हूं? क्योंकि मेरे बॉडी में सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि कोशिकीय संगठन है। अब कोशिकीय संगठन का मतलब क्या है, उसे सुनने की कोशिश करो। यानी कि कोई भी लिविंग बॉडी है, उसमें सबसे पहला जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम सेल यानी कि कोशिका कहते हैं। कोई भी लिविंग बॉडी बनाना है तो उसमें जो सबसे फर्स्ट वाली स्ट्रक्चर बनेगी, जो पहली प्रथम संरचना बनती है, उसको हम सेल कहते हैं। आप, मैं, गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, जानवर सब सेल से बने हुए हैं। एक सेल बन गया ऐसे, फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से एक सेल बन गया। अब ये जो एक सेल है ना, इसमें एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, इसमें एक जैविक प्रक्रिया होता है जिसको हम सेल डिवीजन कहते हैं। ये सेल क्या करती है? अपने आप को डिवाइड करती है ऐसे, और डिवाइड करके 1 से 2, फिर इससे भी डिवीजन से बनेंगी, इसके डिवीजन से ही बनेंगी, और ऐसे करके करके कोशिका विभाजन की हेल्प से इस तरीके से बहुत सारी सेल्स का ग्रुप बन जाता है। बहुत सारी सेल्स का इस तरीके से एक समूह बन गया, एक ग्रुप बन गया। और यही ग्रुप ऑफ सेल्स क्या कहलाता है? टिश्यू कहलाता है, उत्तक कहलाता है। यानी कि मैम सबसे पहला सेल बना और सेल के अंदर एक बायोलॉजिकल प्रोसेस हुआ, एक जैविक प्रक्रिया हुई, जिससे एक सेल से अनेकों सेल्स बन गई।
और ये जो डिफरेंट सेल्स हैं, ये जो बहुत सारी सेल्स हैं, ये आपस में आके जुड़ गई, यानी कि इनका एक ग्रुप बन गया, और इसी ग्रुप को हम टिश्यू कहते हैं, इसी को हम उत्तक कहते हैं। अब नेक्स्ट क्या होता है, जैसे टिश्यूज बने तो टिश्यूज की एक लेयर, जैसे सेम टिश्यूज हैं, उनकी स्ट्रक्चर एक जैसी है, उनकी संरचना एक जैसी है, काम भी एक जैसे करते हैं, तो इधर चले गए। फिर दूसरे टाइप के टिश्यूज हैं, उनकी स्ट्रक्चर अलग है, काम अलग है, वो यहां, फिर तीसरे यहां पर। तो ऐसे टिश्यूज की बहुत सारी लेयर बन जाती है, तो हम कहते हैं टिश्यू सिस्टम जनरेट हो गया। उत्तकों का एक तंत्र बन गया है, एक टिश्यू सिस्टम बन गया है, एक उत्तक तंत्र बन गया है। और ये टिश्यूज जो हैं वो आगे चलकर धीरे 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 क्या बनाना शुरू कर देते हैं, ये ऑर्गन्स बनाना शुरू कर देते हैं, ये अंग बनाना शुरू कर देते हैं। ऑर्गन्स जैसे आपके हाथ, कान, पैर, गला, लीवर, पैनक्रियास, किडनीज, है ना, हार्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारे ऑर्गन्स बन गए। अब सारे ऑर्गन बन गए हैं, तो ऐसे ऑर्गन्स जिनमें एक जैसा काम होता है, जिनका एक जैसा ही काम है, लगभग वो एक जैसा काम करते हैं, उनको हम एक अलग सिस्टम में डिवाइड कर देते हैं। फिर दूसरे ऑर्गन्स जिनमें लगभग एक जैसा काम होता है, उनको हम अलग सिस्टम में, यानी कि ऑर्गन्स, सिमिलर ऑर्गन जिनमें सिमिलर से फंक्शन होते हैं, उसको हम ऑर्गन सिस्टम कह देते हैं, उसको हम अंग तंत्र कह देते हैं। और ये ऑर्गन सिस्टम जब बन गए, जैसे आपने सुना होगा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, स्केलेटल सिस्टम होता है, मस्कुलर सिस्टम होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ना। इतने सारे जब सिस्टम जुड़ जाते हैं तो यहां पर एक बॉडी बनेगा। सिर्फ बॉडी नहीं, कैसा बॉडी बच्चों, लिविंग बॉडी, सजीव शरीर। अब बॉडी तो इस मार्कर का भी है ना, बॉडी तो इस कैमरे का भी है ना, लेकिन यहां पे जो बॉडी बन रहा है वो कौन सा, वो लिविंग बॉडी बन रहा है। और मैंने कहा था लिविंग वही है जो किससे बने, सेल से बने, है ना। तो मैम एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि किसी को भी लिविंग बोलने से सबसे पहले ये चेक कर लो कि उसका जो बॉडी का लेवल है वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन लेवल है, यानी कि सेल और सेल से बने हुए प्रोडक्ट से बना हुआ है। यस, आप देख लीजिए, सबसे पहले यहां पे सेल बनी, सेल से क्या बना, टिश्यूज, टिश्यू से टिश्यू सिस्टम, टिश्यू सिस्टम से ऑर्गन्स, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से एक लिविंग बॉडी बन गया। अब ये लिविंग बॉडी किसी बैक्टीरिया का हो सकता है, किसी एल्गी यानी शैवाल का, किसी प्लांट का हो सकता है, या हमारा हो सकता है ना। वायरस का तो नहीं होगा। अब समझ में आ गया होगा, वायरस का तो नहीं होगा, क्योंकि वायरस में तो सेल ही नहीं बनी, है ना। इसलिए वायरस को हम क्या बोल देते हैं, एसेलुलर बोल देते हैं हम। समझ में आ गई पहली बात। हाँ जी मैम, हम लिविंग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, मैं 10 कैरेक्टर पढ़ाऊंगी। अब बच्चों खुद से देख लो, क्या इस मार्कर में टिश्यू है, क्या इस मार्कर में सेल है, क्या इस मार्कर में ऑर्गन्स हैं, नहीं है ना। मेरे में बिल्कुल, मेरा बॉडी सेल से बना हुआ है, मेरे बॉडी में बहुत सारे टाइप के टिश्यूज हैं, जैसे बोन्स हो गई, जैसे एक टाइप के टिश्यू होते हैं जिनको हम बोलते हैं आपके वस्कुलर टिश्यू, ऐसे ही बहुत सारे टाइप के अलग अलग टिश्यूज होते हैं, आप आगे पढ़ोगे, है ना। और एपिथेलियल टिश्यू, बहुत सारे टाइप के टिश्यूज होते हैं, और ये टिश्यू जुड़ के ऑर्गन है। मेरे बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, है ना, कुछ इंटरनल हैं जो दिख नहीं रहे हैं, कुछ एक्सटर्नल हैं जो दिख रहे हैं, है ना। और फिर एक लिविंग बॉडी बन गया मेरा। ठीक है बच्चों, तो लिविंग्स के एग्जाम्पल में वापस से रिपीट नहीं करूंगी, मैं कर चुकी हूं लास्ट स्लाइड पे। पॉइंट क्लियर हो गया, चलो मैम हो गया। अब दूसरा सुनो, साइंस क्या कहती है, आपकी एनसीईआरटी क्या कहती है। मैं नहीं, मैं सिर्फ आपको एनसीईआरटी पढ़ाऊंगी और कुछ नहीं, एनसीईआरटी ही पूरी साइंस का सार है। समझ में आ गया मैम कि लिविंग वही है जिसके बॉडी में सेल हो। ओके, मैंने भी मान लिया कि आपको समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाह रही हूं, मुझे बता दीजिए जरा, सेल के अंदर क्या होता है। हाँ जी, सेल के अंदर क्या होता है आप मुझे बताएंगे, कौन बच्चा बताएगा। अगर कोई आपसे पूछ ले कि भैया सेल के अंदर होता क्या है, मैंने सेल पढ़ लिया, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सब लोग किताबों में लिखी हुई चीज है। कोशिका शरीर की मूलभूत इकाई होती है, यानी कि सेल से ही, मैंने तो पूरा समझा दिया भैया सेल को हम बेसिक यूनिट क्यों कहते हैं।
अब मुझे आप ये बताओ सेल के अंदर क्या होता है, क्या होना चाहिए सेल के अंदर। तो बच्चों जब भी कोई आपसे पूछे कि सेल के अंदर क्या होता है तो आपको बताना है प्रोटोप्लाज्म होता है, जीव द्रव्य होता है, जीव द्रव्य होता है। ओके, पॉइंट समझ में आया। और साइंस कहती है लिविंग वही है जिसकी सेल्स में क्या हो, प्रोटोप्लाज्म हो, जीव द्रव्य हो। अब क्वेश्चन आ गया भैया, व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म। एनडीए के एग्जाम का क्वेश्चन है, समझ रहे हैं आप, एनडीए के एग्जाम का क्वेश्चन। मैं आपको हर क्लास में बताऊंगी, हर चैप्टर में आपको बताऊंगी कि किस टाइप के क्वेश्चंस कौन से एग्जाम में आते हैं। पता तो लगे ना कि बीपीएससी में कैसा साइंस आता है और कांस्टेबल के एग्जाम में कैसा साइंस आता है। तभी तो आप डिफरेंस क्रिएट कर पाओगे ना कि हमें क्या पढ़ना है और हमें क्या नहीं पढ़ना है, क्या टीचर ने पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया, तभी तो मालूम चलेगा ना। चलो देखिए प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। अब एनडीए पूछेगा तो इतना आसान तो पूछेगा नहीं, है ना, कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, कुछ घुमा के तो पूछेगा। चलिए जरा ध्यान से सुनना कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है बच्चा, क्योंकि यहां से 4-5 क्वेश्चन बनेंगे, फिर मत कहना कि इंट्रोडक्शन ही चल रहा है पंकज जी। पंकज जी बहुत परेशान है, काहे को इतना परेशान हो रहे हो, 2 क्लास मांग रही हूं आपसे, 2 से 3 क्लास दो, उसके बाद सब समझ में आएगा। उसके बाद ना आए तो आप मुझसे शिकायत कीजिएगा कि मैम कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या चल रहा है ना। 2-3 क्लास में तो टीचर की लैंग्वेज, टीचर का बोलने का तरीका, टीचर क्या लिख रहा है, कैसे लिख रहा है, कैसे पढ़ाएगा, ये सब आपको देना चाहिए टीचर को, ठीक है। और मैं कोई आज से नहीं पढ़ा रही हूं बच्चों, है ना। एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म नया होगा, नया नहीं है। मैं आपको एक बात भी बता दूं कि कैरियरविल जब स्टार्ट हुआ था 2019 में, तब मैंने सबसे पहले साइंस स्पेशल के बैचेस यहां पे पढ़ाए हैं, साइंस एंड जीएस मैंने पढ़ाया है। जब यहां पर जो अभी टीचर्स हैं वो नहीं थे, कुछ और टीचर थे, तब भी मैंने पढ़ाया है। तो मेरे लिए नया प्लेटफॉर्म नहीं है, मेरे लिए रिवाइव हुआ है, वापस से मैंने इस पे बैच बनाया है। लेकिन ये नहीं है कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ी नहीं हूं। अगर कोई पुराना बच्चा होगा जो कैरियरविल के जीएस स्पेशल 1, 2, 3, साइंस स्पेशल 1, 2, 3 में पढ़ा होगा, वो पक्का मुझे जानता होगा, है ना। समझ रहे हैं आप, ठीक है बच्चा। और बाकी इन सब से आप लोगों को कोई मतलब नहीं, आपको सिर्फ टीचर से मतलब होना चाहिए कि टीचर क्या पढ़ा रहा है, कैसा पढ़ा रहा है, एग्जाम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं तो मेरे से बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं भैया। बहुत सारे बच्चे बहुत सारे बैचेस पढ़ लेते हैं, खूब अच्छा पढ़ाया टीचर ने, खूब अच्छा मैम हमने पढ़ा, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं बन पाए। वही तो नहीं करना है अपन को, है ना। चलो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है वो सुनो। कोई भी सेल है, मैं किसी टाइप की सेल की बात नहीं कर रही हूं, ठीक है, कि किसकी सेल है क्या है, मैंने बस ये बोला कोई सेल है। फॉर एग्जाम्पल ये सेल है, इस सेल के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन लगी हुई होती है इस तरीके से। मेम्ब्रेन का मीनिंग होता है झिल्ली, इस तरीके से झिल्ली लगी हुई होती है। और इस झिल्ली को, इस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। इसको हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, कोशिका झिल्ली बोलते हैं। जो सेल्स होती हैं उन सेल्स के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन लगी हुई होती है, एक झिल्ली लगी हुई होती है, उसको सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा भी बोलते हैं आप इसको। आगे हम पढ़ेंगे बहुत डिटेल में, ठीक है। इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी पार्ट है उस सारे को एक साथ मिला के हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, उसको हम जीव द्रव्य कहते हैं। मैंने यही तो क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। तो आज के बाद कोई आपसे पूछ ले तो आपको बताना है जो सेल्स होती हैं उनके चारों तरफ जो मेम्ब्रेन लगा हुआ होता है, उस मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ जितना भी पार्ट है, मुझे नहीं मतलब कोई भी पार्ट हो सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, उसको हम जीव द्रव्य कहते हैं, ठीक है। अब क्या क्या पार्ट होता है वो सुन लीजिए। आपने सुना होगा सेल के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, हांजी मैम न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर भी एक लिक्विड भरा हुआ होता है, उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। नहीं सुना हुआ तो सारी बातें सुन लो अभी, ठीक है। सेल के सेंटर में क्या होता है, इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, इसको हम केंद्रक कहते हैं। अब जब आप एटम पढ़ोगे तो पढ़ोगे एटम के सेंटर में भी न्यूक्लियस होता है, वो न्यूक्लियस अलग है, सेल के सेंटर में भी न्यूक्लियस होता है, ये अलग है, ठीक है बच्चा, हो गया। अब इस न्यूक्लियस के चारों तरफ भी एक मेम्ब्रेन रहती है इस तरीके से,
और इस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। भाई सिंपल सी बात है, जो सेल के चारों तरफ मेम्ब्रेन है उसको सेल मेम्ब्रेन, और जो न्यूक्लियस के चारों तरफ है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसको हम केंद्रक झिल्ली, यानी कि जो केंद्रक के चारों तरफ है उसको केंद्रक झिल्ली कह देंगे, ठीक है। और इस न्यूक्लियस के अंदर एक लिक्विड रहता है, इस लिक्विड को हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म, जिसको हम केंद्रक द्रव्य कहते हैं, वो द्रव्य जो न्यूक्लियस के अंदर है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म। प्लाज्म, वो थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा पेन चल गया, प्लाज्म, प्लाज्म का मतलब है लिक्विड, ठीक है। अब बच्चों बहुत ध्यान से सुनना मेरा नेक्स्ट सेंटेंस, क्या कि इस सेल मेम्ब्रेन और इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में भी एक लिक्विड रहता है, लेकिन ये लिक्विड गाढ़ा होता है, थिक होता है। बताऊं कैसा होता है? आपने बचपन में जेली जेली टॉफी खाई है? हाँ जी मैम खाई है। कितने लोगों ने खाई है? सबने खाई होगी ना, बचपन तो सबने जिया होगा। तो वो जो जेली जेली टॉफी थी ना, जिसमें गाढ़ा सा लिक्विड था, वैसा लिक्विड यहां पे भरा हुआ है, और इस लिक्विड को हम क्या नाम देते हैं? इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, यानी कि कोशिका द्रव्य कहते हैं। मैम बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, कितने सारे नाम लिख दिए आपने। अरे भैया कुछ नहीं लिखा, जो सेल के चारों तरफ मेम्ब्रेन दैट इज सेल मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियस के चारों तरफ मेम्ब्रेन है दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक झिल्ली। जो न्यूक्लियस के अंदर लिक्विड है वो न्यूक्लियोप्लाज्म, और जो न्यूक्लियस के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के बीच में है गाढ़ा सा लिक्विड, किसके जैसा? थिक लिक्विड, मोटा लिक्विड, किसके जैसा? जेली जेली टॉफी जैसा। वो क्या हो गया? वो साइटोप्लाज्म हो गया। और इस साइटोप्लाज्म में क्या रहते हैं? इस साइटोप्लाज्म में देखिए, यहां पर मान लो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ऐसे है ना। यहां पे मान लो आप राइबोसोम्स हो गए, ऐसे बहुत सारे राइबोसोम्स पड़े हैं। यहां पर पड़ा है आपका लाइसोसोम, इस तरीके से एक बैग जैसी स्ट्रक्चर लाइसोसोम पड़ा है। यहां पर पड़ा होगा प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट सुना होगा आपने। ये सब क्या है? ये सब जो मैं नाम ले रही हूं, ये सब होते हैं बच्चा सेल ऑर्गेनेलीज। ये सब क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं। कोशिकांग, कोशिका के अंग कोशिकांग कहलाते हैं। सेल ऑर्गेनेलीज जो सेल के अंदर है। तो मैंने कहा था प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, उसी चीज को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूं। किताब में लिखा हुआ होता है कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी पार्ट है वो प्रोटोप्लाज्म है। अब अगर किताब से समझ में आ जाता है तो आप मेरे से क्यों पढ़ते, है ना। अब मैं आपको ये बता रही हूं कि इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता क्या है। तो बच्चों आप बोर्ड पे देख लो, ये सारा पार्ट सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही होता है। ये सब कुछ ही तो कहां पे है? सेल मेम्ब्रेन के अंदर है। अब क्या क्या तो सुनो, प्रोटोप्लाज्म किस किस चीज से मिलकर बना हुआ होता है? प्रोटोप्लाज्म के दो पार्ट हैं। यहां से एनडीए ने क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा ना इतना आसान क्वेश्चन थोड़ी आ जाएगा एग्जाम में। प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य जो है वो कौन कौन सी चीज से मिलकर बना हुआ है? तो प्रोटोप्लाज्म का एक है लिक्विड पार्ट, जो लिक्विड स्टेट में है, जीव द्रव्य का तरल पदार्थ जो लिक्विड पार्ट है, जो लिक्विड स्टेट में है, और दूसरा जो सॉलिड पार्ट है, यानी कि जो ठोस अवस्था में है, ठोस अवस्था में है जो, और इन दोनों से ही बना हुआ है प्रोटोप्लाज्म। अब लिक्विड कहां कहां है? मैम ये साइटोप्लाज्म भी तो लिक्विड है, ये न्यूक्लियस के अंदर प्लाज्म है, ये भी तो लिक्विड है, ये भी तो क्या है? अरे बाबा, अरे बाबा, न्यूक्लियस के अंदर है, वो भी तो क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म। तो पूरा खराब कर दिया, आ गया। चलो हाँ जी, तो मैंने कहा इस न्यूक्लियस के अंदर है, वो भी तो लिक्विड है ना। तो दो टाइप का लिक्विड हो गया। तो हम ये लिख सकते हैं कि प्रोटोप्लाज्म दो लिक्विड से कौन कौन सा? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। हिंदी में क्या था? साइटोप्लाज्म को हमने कोशिका द्रव्य बोला,
और न्यूक्लियोप्लाज्म को हमने क्या बोला, केंद्रक द्रव्य, है ना बच्चों। दो टाइप का द्रव्य हो गया, एक केंद्रक में जो है और दूसरा कौन सा, जो सेल के अंदर है। अब सेल में कहां है मैं लोकेशन बता चुकी हूं। और सॉलिड पार्ट कौन सा, तो बच्चा आप बताएंगे जो सॉलिड स्टेट में रहते हैं उनको हम सेल ऑर्गेनेलीज कहते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड, गोल्गी बॉडीज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब आपके बोर्ड पे डेफिनेशन है, प्रोटोप्लाज्म किस किस से मिलकर बना हुआ होता है, सुनना जरा ध्यान से। प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस सेल ऑर्गेनेलीज इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य में ये तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं। कुछ बुक्स में यहां पे न्यूक्लियस लिखा हुआ मिलेगा, मैंने न्यूक्लियोप्लाज्म ले लिया है कि न्यूक्लियस के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं वही तो यहां पे आएंगे, तो वो न्यूक्लियोप्लाज्म में ही होते हैं, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म इन तीन चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। अब आप में से कौन मुझे बच्चा ये बताएगा कि अगर हमसे पूछ ले प्रोटोप्लाज्म के लिक्विड पार्ट्स का क्या क्या नाम होता है, और अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि प्रोटोप्लाज्म के सॉलिड पार्ट को हम क्या बोलते हैं, तो आपका आंसर क्या क्या होगा बोर्ड से। यही क्वेश्चन है एग्जाम के, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, लिक्विड पार्ट, एंड सेल ऑर्गेनेलीज क्या है, सॉलिड पार्ट। तो बच्चों साइंस कहती है कि लिविंग वही है जिसमें सेल है, और सेल के अंदर क्या होना चाहिए, प्रोटोप्लाज्म होना चाहिए, यानी कि ये सब पार्ट्स होने चाहिए, तभी हम उसको लिविंग बोलेंगे, तभी हम उसको सजीव बोलेंगे। तो आपने लिविंग्स के दो कैरेक्टर पढ़ लिए। इस मार्कर में सेल नहीं है, मेरे बॉडी में सेल है। आप इतना सा नाखून उसको उखाड़ के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे रख लो, आपको हजारों सेल्स दिख जाएंगी इसमें। और मेरी सेल्स के अंदर क्या दिखेगा, ये सब दिखेगा। इसकी सेल्स ही नहीं है तो सेल में ऐसा कुछ दिखेगा ही नहीं, ठीक है। इसीलिए हमने लिविंग बोला, ठीक है। तो दो कैरेक्टर आपको समझ में आ गए आज की क्लास में कि लिविंग वही है जिसके बॉडी में सेल्स हैं, यानी कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। लिविंग के एग्जाम्पल बता दिया, वायरस क्यों नहीं है लिविंग, और वायरस को क्या बोलते हैं, किस तरीके से वायरस आतंक मचाते हैं हमारे बॉडी में आके, क्यों वायरस इतना ज्यादा इन्फेक्शन करते हैं, सब कुछ बात बता दी मैंने आपको। और दूसरा, प्रोटोप्लाज्म से होने वाले सारे क्वेश्चंस बता दिए। समझ में आ गई बात। अब हम तीसरा कैरेक्टर पढ़ेंगे कि भैया हम किसको कहते हैं लिविंग। लिविंग के लिए क्या मैम दो ही लक्षण काफी है कि सेल और प्रोटोप्लाज्म होना चाहिए, ना 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 ना। तीसरा, थर्ड, कि भाई लिविंग हम किसको बोलेंगे, हम लिविंग्स किसको बोलेंगे, तो आप बताओगे लिविंग बॉडी के अंदर होनी चाहिए मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म होना चाहिए। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है चापचय, यानी कि लिविंग बॉडी वही है जिसके बॉडी में मेटाबॉलिज्म हो रहा है, जिसमें मेटाबॉलिज्म हो रहा है। बहुत बार आपने अक्सर ये मेटाबॉलिज्म टर्म सुना होगा ना। कितने बच्चों ने सुन रखा है मुझे कमेंट करके बताइएगा एक बार स्क्रीन पे। क्या होता है मेटाबॉलिज्म, बोलते ना मेटाबॉलिक रेट गड़बड़ाई हुई है यार आजकल तो मेरी, है ना, सुना होगा आपने। डॉक्टर बोलता है मेटाबॉलिज्म ठीक कीजिए, अपना खान पान सुधारिए, खान पान की टाइमिंग सुधारिए, ऐसे बहुत सारे सेंटेंस सुने होंगे। ठीक है बच्चों, तो मेटाबॉलिज्म हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, व्हाट इज मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट क्लास में बाकी के 7 कैरेक्टर करने की कोशिश करेंगे पूरे। अब मुझे ये बताओ, आज की क्लास से कोई डाउट है क्या? मैंने कहा था ना लास्ट में क्लास में 5 मिनट में आपके डाउट लूंगी, लेकिन जब मैं पढ़ा रही होती हूँ तब मैं कमेंट्स नहीं देखती हूँ, क्योंकि अगर मैं कमेंट्स देखने लग जाऊंगी तो बच्चों फिर कैसे काम चलेगा, फिर मैं पढ़ा ही नहीं पाऊंगी। एक टाइम पे तो एक ही काम कर पाऊंगी ना। कोई भी डाउट हो, किसी भी टाइप का डाउट हो, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपका सारा डाउट रिप्लाई करूंगी। ओके, आपका टाइम होता है अब स्टार्ट। ठीक है भाई, अनन्या कुमारी कह रही हैं कि मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, सब कुछ समझ में आ रहा है।
अनन्या अभी तो कुछ पढ़ाया ही नहीं है, अभी तो जस्ट, मैं तो इसको डेमो भी नहीं बोल सकती, मैं तो इसको ट्रेलर भी नहीं बोल सकती, मैं तो इसको टीजर भी नहीं बोल सकती। अभी तो कुछ नहीं पढ़ाया है, अभी धीरे धीरे पढ़ाएंगे। अभी तो हम चैप्टर स्टार्ट नहीं किए हैं, अभी तो हमने आपको सिलेबस भी नहीं बताया है, सब करेंगे धीरे धीरे। लेकिन ठीक है, नो डाउट, नो डाउट। डाउट हो जैसे ही आप नोट्स बनाओ, देखो मैं तो आपको नोट्स दूंगी, लेकिन मैंने कहा ना, अगेन फिर वही पॉइंट आ जाता है कि आप एक ही बार साइंस पढ़ना चाहते हो तो एक बार तो नोट्स आपको भी बनाने पड़ेंगे बच्चा, क्योंकि आपका ये जो ब्रेन है ना, ये लिखी हुई चीजों को बहुत जल्दी कैप्चर करता है, सुनने के बजाय। लिखी हुई चीज जो आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे ना बच्चा, उसका कोई जवाब नहीं है। बहुत बार आप देखते हो, आप मैथ्स की कैलकुलेशन नहीं कर पाते हो तो क्या उसको दिमाग में सोच के कर लेते हो कैलकुलेशन? नहीं ना, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती ना, उसकी लिख के आप कैलकुलेशन करते हो ना उसकी, और फिर वो कैलकुलेशन हमेशा के लिए याद हो जाता है, फॉर्मूला लगा के करते हो तो। क्यों? कि लिखी हुई चीजें लिख रहे हो, ब्रेन ज्यादा एक्टिव है, जल्दी कैप्चर करेगा उस चीज को। इसलिए प्लीज एक बार नोट्स मेरे कहने से आप बना लो। कोई भी प्रॉब्लम, नोट सब कुछ बोर्ड पे लिख रही हूं मैं, आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए किसी भी टाइप का। बाकी मैं तो नोट्स दूंगी, वो तो आप सेकेंडरी मान के चलना उसको, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूं कि आपको इस क्लास का पढ़ाई हुआ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो भी कोई बात नहीं, आ जाएगा धीरे धीरे, आप मेरे पे छोड़ दीजिए, आ जाएगा धीरे धीरे। आज की क्लास यहीं तक है, नेक्स्ट क्लास हम आपसे स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। एंड थैंक यू सो मच जिन बच्चों ने अभी तक बैच परचेज नहीं किया है, जो यूट्यूब वगैरह पे क्लासेस देख रहे हैं, तो आप कैरियरविल का एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से साइंस स्पेशल का जो न्यू बैच है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। साइंस सब्जेक्ट स्पेशल की कैटेगरी में आपको मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि मैम कैसे बैच ज्वाइन करें, तो यहाँ पे एक हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, इसमें ऊपर ही ऊपर सबसे ऊपर, तो उस हेल्पलाइन नंबर पे फोन करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज कैरियरविल की एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप लॉग इन करेंगे तो वहां पे सब्जेक्ट स्पेशल की कैटेगरी होगी, वहां पे आपको साइंस स्पेशल का बैच शो हो जाएगा या न्यू कैटेगरी में हो जाएगा, आप वहां से बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, ये बैच सिर्फ और सिर्फ आपको कैरियरविल एप्लीकेशन पे ही मिलेगा। थैंक यू सो मच इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट